नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉयस के लिए है। चले ऐप कहानी पर नजर डालें। शहरी ऑलराउंड मास्टर, अध्याय 21 सुंदर शिक्षक। 21 अध्याय 21 सुंदर शिक्षक। 21 अध्याय 21 सुंदर शिक्षक। अध्याय 21 सुंदर शिक्षक। आना, जिफे, तुम अभी इस पैसे को अपने पास रखो। पैसे लेने के बाद ली तियान के हाथ थोड़े कांपने लगे जब उसने पैसे विहान की ओर बढ़ाए। यद्यपि उसने ये कहा, लेकिन पैसे छोड़ते समय उसका दिल दुख रहा था। आजकल पैसा खोने का दुख किसे नहीं होगा। अंकल ली, मैं सचमुच ये पैसा नहीं ले सकता। यदि पिछले 5 वर्षों में अंकल और आंटी ली की देखभाल न होती तो मेरे परिवार का घर अब तक शायद खंडहर हो चुका होता। और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जब मैं छोटा था तब आप मुझ पर कितना लाड प्यार करते थे, अंकल ली। भले ही मेरे माता पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी मुझे भविष्य में इस घर के लिए अंकल ली की देखभाल की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको ये पैसा रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिफेंग, मैं जानता हूं कि आपके लिए यह आसान नहीं रहा है और हम आपसे इतना पैसा नहीं ले सकते, खासकर तब जब मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। इसलिए आपको पैसे वापस लेने होंगे, अन्यथा मुझे बेचैनी महसूस होगी। ली तियान के शब्द वास्तव में ईमानदार थे। आखिरकार उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विहान की पारिवारिक भूमि में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था, अन्यथा इसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। इसलिए जब विहान ने पैसे को अपनी हथेली पर रखा तो उसे अपराध बोध हुआ, क्योंकि पैसे को शांतिपूर्वक स्वीकार करना कठिन था। विशेष रूप से विहान को सुरक्षा गार्ड की वर्दी में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने वर्षों से इसे बहुत कठिनाई से प्राप्त किया हो। चाचा ली, कृपया इसे रख लीजिए। हमारे सामने अभी भी लंबा जीवन है। भले ही अभी आपको इसकी जरूरत न हो, लेकिन भविष्य में आपको और आंटी को घर की अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। इसके अलावा लिन अब एक युवा महिला बन गई है। बहुत सारा खर्च होगा, इसलिए कृपया मेरे खाते में कटौती न करें। मेरे माता पिता चले गए हैं और जब मैं घर वापस आऊंगा तब भी मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। कृपया इसे रखें, बड़े भाई लिन। ली लिन ने अपने गुलाबी होंठ फुलाए, कुछ दुखी दिख रही थी, लेकिन ली तियान की उपस्थिति के कारण उसने और कुछ नहीं कहा। विहान ने सादगी से भरी एक हार्दिक मुस्कान दी, जिससे अंकल ली और मदर ली को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विहान के परिवार के घर की वास्तव में देखभाल नहीं की थी। यह मुख्य रूप से छोटी लड़की ली लिन थी जो इसका प्रबंधन कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि विहान एक दिन वापस आएगा। उसका बड़ा भाई लिन ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगा। जब विहान ने उसका जिक्र किया तो ली लिन का शर्मीला चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इसलिए बड़े भाई लिन को अब भी मेरी याद है, उसने सोचा। उसे खुशी है कि उसके वर्षों के इंतजार व्यर्थ नहीं गए। हालांकि बिग ब्रदर लिन अब अधिक चिंतित दिख रहे थे, लेकिन उनमें अधिक मर्दाना आकर्षण था। वह बस यही सोच रही थी कि क्या बिग ब्रदर लिन की अब कोई गर्लफ्रेंड है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ली लिन की आंखें गहरी और चमक रही थीं। चूंकि तुम जिद कर रहे हो जिफेंग, मैं अभी पैसे अपने पास रखूंगा। ली तियान ने मासूम चेहरा बनाया और जल्दी से अपना सुर बदल दिया, अंदर ही अंदर गणना करते हुए। आने वाले दिनों में बहुत सारे अवसर होंगे और विहान के अक्सर घर आने और अनिवार्य रूप से उनके घर पर खाना खाने की संभावना होगी। भले ही भोजन सस्ता था, लेकिन अधिक लोगों के लिए अधिक चॉपस्टिक्स का मतलब था। मां ली ने उसके लालच को देखकर तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर पर चिकोटी काटी और उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली। कुछ अजीब तरीके से उसने कहा, जिफेंग, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? क्यों ना हम पहले खाना खा लें? वैसे भी अब भोजन का समय हो गया है। ली लिन की मां काफी विनम्र थी। आखिरकार लोगों की शिक्षिका का गुण यूं ही नहीं था, वह ईमानदार और सत्यनिष्ठ थी। वह अधिक सफेद बालों के कारण अधिक उम्र की भी दिखती थी, लेकिन सौभाग्य से उसका परिवार खुश और संतुष्ट था तथा उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। केवल कभी कभी ही उन्हें सड़क के किनारे रहने वाले लियू लाओवू जैसे लोगों द्वारा धमकाया जाता था। हाँ, चलो साथ में खाना खाते हैं, जिफेंग। पैसे स्वीकार करने के बाद ली तियान को अंततः ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई भार उतर गया हो। वह सचमुच डर गया था कि विहान बिना कारण उसके पैसे स्वीकार करने के लिए द्वेष रखेगा। उसे डर था कि एक दिन विहान हिसाब चुकता करने के लिए वापस आएगा, जिससे चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी।
अब कितनी राहत है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहने विहान इतने उदार होंगे। हे जरूर। विहान ने खुलकर मुस्कुराया। वह ली तियान के लालच को देख सकता था, लेकिन लालची लोग इतने बुरे नहीं होते, कम से कम उन्हें पैसे से तो खरीदा जा सकता है। उसे वे लोग अप्रिय नहीं लगे। आखिरकार वे ली लिन के पिता थे और वे कई वर्षों से पड़ोसी थे। विहान उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। 5 साल बाद हालांकि उनका गृहनगर काफी बदल गया था, लेकिन वहां के लोगों का स्वभाव वही रहा। जब भोजन परोसा गया तो सभी ने बड़े चाव से खाया। विहान को पता था कि अच्छा इंसान बनने का मतलब कभी कभी मूर्ख बनना होता है। आजकल किसके पेट में थोड़ी बहुत शरारत नहीं होती। सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित थे, इसलिए छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई लिन, क्या इसका स्वाद अच्छा है? खाने की मेज पर युवा लड़की ली लिन हमेशा पैर की उंगलियों पर खड़ी होकर विहान को घूरती रहती थी। उसकी गोल आंखें विहान पर टिकी थीं, किसी भी छोटी सी बात को नजरअंदाज करने से डर रही थीं। लेकिन विहान को सुरक्षा गार्ड की वर्दी में देखकर उसका दिल दुख गया। वह विहान के लिए खेद महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे याद आया कि कैसे वह अपने गृहनगर में इतना प्रभावशाली और अपराजय हुआ करता था, यहाँ तक कि सड़क के गुंडे भी उसे भाई लिन कहते थे। लेकिन अब अपनी सुरक्षा वर्दी में वह काफी वृद्ध लग रहे थे। उनमें एक परिपक्व आकर्षण था, यहाँ तक कि उनके खाने और बात करने में भी एक तनाव सा महसूस होता था। शायद यही वह गुण है जो समय के साथ एक व्यक्ति को परिपक्व बना देता है। वैसे भी ली लिन को ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, कम से कम इस समय तो नहीं। उसकी नजर में दो प्रकार के पुरुष थे, एक रहस्यमय अधिकार वाला व्यक्ति जो कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता था। यद्यपि वे दिखने में आकर्षक नहीं होते तथा उनका आचरण सरल होता है, फिर भी वे हर चीज को निर्णायक ढंग से संभालते हैं तथा षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं, फिर भी उनके साथ घुलना मिलना बहुत आसान होता है। दूसरा प्रकार एक नवधनाढ्य की छवि है, जो सारा दिन धनवान अशिष्ट लोगों के साथ सुख सुविधाओं में लिप्त होकर बिताता है। उन्हें ये प्रकार सबसे अधिक घृणित लगा। भले ही उन्होंने ड्रैगन रोब पहन लिया हो, वे क्राउन प्रिंसेस की तरह नहीं दिखेंगे, बल्कि रेशम के कपड़े पहने बंदरों की तरह दिखेंगे। सौभाग्य से विहान पहले प्रकार से संबंधित था। यद्यपि वह असाधारण नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत विश्वसनीय प्रभाव छोड़ा। यदि कोई महिला अंदर से बुरी नहीं होती तो वह अपना जीवन बिताने के लिए अधिकतर इसी तरह के पुरुष को चुनती। वह चेहरा अपनी विशिष्ट विशेषताओं और उत्कृष्ट निष्ठा के साथ वास्तव में बहुत परिपक्व हो गया था। उनकी आखिरी मुलाकात को पूरे 5 साल हो चुके थे। उस समय ली लिन अभी भी एक भोली भाली बच्ची थी, लेकिन अब इस सूचना समृद्ध समाज में वह एक लंबी और सुंदर युवती बन गई थी। समय वास्तव में एक भयावह विध्वंसक है। स्वादिष्ट। आंटी ली का खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है, विहान ने कहा। उसका मुंह चिकना था क्योंकि वह खाना झटपट खा रहा था। फफ। ली की माँ और पिता दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। भाई लिन, वह मेरा खाना था, माँ का नहीं। विहान द्वारा गलत व्यक्ति की प्रशंसा सुनने पर युवा लड़की ने तुरंत मुंह बना लिया। वह स्पष्ट रूप से थोड़ी परेशान थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विहान तेल से भरे मुंह के साथ खाना खा रहा था जब उसकी अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति की प्रशंसा की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना स्वादिष्ट है। इसे क्राइबेबी ने ही बनाया है ना? सचमुच बहुत बढ़िया, सचमुच स्वादिष्ट। मुझे एक और कटोरा चाहिए। विहान पहले तो शर्मिंदा दिखे, फिर उन्होंने सहजता से अपना स्वर बदल दिया। उनका चेहरा बेबाक था और उनका दिल शांत था। भाई लिन, तुम सचमुच बहुत परेशान करने वाले हो। अब लोगों को क्राई बेबी मत कहो। मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं एक मिडिल स्कूल टीचर भी हूं। ली लिन ने बनावटी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। यद्यपि वह एक मिडिल स्कूल की शिक्षिका थी जो अपने छात्रों के सामने परिपक्व और बहन जैसी दिखती थी, विहान के सामने वह अभी भी वही छोटी बहन थी जो उस पर भरोसा करती थी। बहुत खूब। लिनेलिन अब शिक्षक बन गया है। विहान चौंक गया। इस प्रकार यह छोटी बच्ची अब दूसरों के लिए आदर्श बन गई है। प्रभावशाली। बिल्कुल, उसने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और इस वर्ष उसे काउंटी मिडिल स्कूल में नौकरी मिल गई है। अभी छात्रों की गर्मी की छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वह दोबारा मिलने आई हैं। ठीक समय पर। जीफेंग, तुम भी वापस आ गए हो, इसलिए तुम दोनों मिल सकते हो।
ली की मां ने गर्मजोशी से समझाया। उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि ली लिन अपने लिए काफी अच्छा कर रही थी। ओह, ये बहुत अच्छा है। आप शिक्षक बन गए हैं। लगता है भाई लिन अब आपको क्राई बेबी नहीं कह सकते, वरना अगर आपके छात्रों ने इसे देख लिया तो बाद में बहुत शर्मिंदगी होगी। विहान ने मजाक किया। 22 अध्याय 22 बेशर्म 22 अध्याय 22 बेशर्म अध्याय 22 बेशर्म। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं नहाने जा रही हूं। युवा लड़की स्पष्ट रूप से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विहान के कुछ सरल वाक्यों से ही उसके गाल लाल हो गए थे। वह क्षण भर के लिए घबरा गई। हाँ, देखो तुमने कितना कम हासिल किया है। ली तियान हंसा और डांटा, लेकिन उसके वृद्ध चेहरे से स्पष्ट था कि उसने अपनी प्यारी बेटी से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। वैसे जीफे, तुम कब वापस आए? पिछले 5 वर्षों से आप कहाँ थे? आपकी तरफ से अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अब तुम्हें देखकर लगता है कि क्या तुम सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं कर रहे हो? ली की मां काफी चिंतित थी। आखिरकार उसे 5 साल से न देखने के कारण वह सचमुच विहान को याद कर रही थी। इतने वर्षों तक एक ही छत के नीचे रहने के बाद वह ली तियान की तरह नहीं थी, जो अदूरदर्शी थी और केवल पैसे को पहचानती थी। फैक्ट्री के श्रमिक सिर्फ श्रमिक हैं, सांस्कृतिक अंतर और मानसिक लचीलापन ली की मां जैसी शिक्षिका के बराबर नहीं है। ये दोनों एक साथ कैसे आए, यह एक रहस्य है। ली की मां दयालु, सौम्य और उचित स्वभाव की थी। यद्यपि वह सुंदर नहीं थी, फिर भी युवावस्था में उसे गांव की सुंदरी माना जाता था। उस समय उसके पीछे प्रेमियों की कतार लगी रहती थी। यह एक रहस्य है कि ली तियान, जो पैसे पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करता था, उसे कैसे जीत पाया। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने आंखें मूंद ली हो, या आधुनिक शब्दों में कहें तो एक सुअर ने ताजा गोभी खोद ली हो। ओह आंटी ली, मैं अभी 2 दिन पहले ही लौटा हूं। मुझे हाल ही में शहर में सुरक्षा की नौकरी मिली है। आज मेरे पास कुछ खाली समय था, इसलिए मैंने आपके पास आकर हालचाल जानने का निर्णय लिया, और यह भी कि आप कैसे हैं। हम कौन जाने आप पैसे मांगने के बहाने यहाँ आए हो। ये काफी सुखद लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपना पैसा वापस चाहते हैं। यदि मैं ली तियान इतना चतुर और तेज तर्रार न होता तो शायद अब तक मेरा बटुआ खाली हो चुका होता। मेज पर बैठे ली तियान का दयनीय व्यवहार अब खत्म हो चुका था। वह स्टूल पर आराम फरमा रहा था, मन ही मन खुद पर आश्चर्य कर रहा था और अपने कार्यों पर गर्व करने की प्रवृत्ति रखता था। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यदि आप वापस नहीं आते तो हमारा पूरा परिवार आपको बहुत याद करता। आपको गए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और हमें आपकी बहुत याद आती है। खासकर लिनलिन, जो तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जैसे सितारों और चांद का इंतजार करता है। इतने सालों बाद तुम्हारे माता पिता अचानक गायब हो गए और अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। हम ये भी नहीं जानते कि वे जीवित हैं या मृत। आह, ये सोचकर दिल टूट जाता है कि आपने कितने साल इधर उधर भटकते हुए बिताए। एक क्षण के लिए ली की मां भावुक हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें वह रोक पाने में असमर्थ रहीं। माहौल को खराब न करने के लिए विहान ने विनम्रता से पूछा, चाची ली, आपका बाथरूम कहाँ है? मैं थोड़ी जल्दी में हूं। ये पिछवाड़े में है। ओह धन्यवाद आंटी ली। हालांकि विहान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका दिल पहले से ही गहरे आघात से भरा हुआ था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, विहान का सुंदर चेहरा धीरे धीरे एक ठंडे भाव से भर गया, मानो वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया हो। वह जानबूझकर ली की मां द्वारा उठाए गए सवाल को टाल रहा था। वह अपने माता पिता से मिलना क्यों नहीं चाहेगा? दुर्भाग्यवश पिछले 5 वर्षों से पूछताछ करने के बावजूद उन्हें अपने माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पिछले कई वर्षों में उसने यह आशा खो दी थी कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं, इसलिए वह अपने माता पिता का विषय अब और नहीं उठाना चाहता था। जितना अधिक वह अपने माता पिता के बारे में बात करता, उतना ही अधिक विहान की लंबे समय से दबी हुई भावनाएं एक बांध की तरह टूटने लगती और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता। कमरे से बाहर निकलने के बाद विहान पूरी तरह से चकित था। आंटी ली के पिछवाड़े में बाथरूम कहाँ था? विहान निराश था। पिछवाड़े से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा साफ सुथरा घर था जिसमें लाइट जल रही थी, जो बिल्कुल भी बाथरूम जैसा नहीं लग रहा था। विहान ने अपने पैरों को कसकर पार किया। उन्हें विश्वास था कि चाची ली उन्हें धोखा नहीं देंगी और बिना कुछ सोचे समझे वह रोशनी से जगमगाते छोटे से घर की ओर चल पड़े।
जब विहान ने उलझन में घर का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। एक धुंधली धुंध, मानो अमरलोक से आई कोई परी नहा रही हो। हालांकि जिस बात ने विहान को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी युवा लड़की के शरीर की बनावट और उसका विकास, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। वर्षों पहले की वह छोटी सी अनुयायी अब एक बड़ी लड़की बन गई थी और उसका विकास असाधारण था। कई खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद विहान विश्वास के साथ कह सकता था कि ली लिन का फिगर शीर्ष स्तर का था। बड़े भाई लिन, आप। युवा लड़की ने चीखना नहीं चाहा जैसा कि उसने उम्मीद की थी। विहान चौंक गए, जल्दी से कुछ शब्द समझाए और जल्दी से चले गए। ली लिन के घर से निकलने के बाद विहान एक चोर की तरह बाहर भागा। लेकिन बाहर आने के कुछ ही देर बाद जब वह सोच रहा था कि सिगरेट पीने के बाद शाम को कहाँ घूमूं, 3 से 5 गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के अचानक कोने से बाहर कूद पड़े। 23 अध्याय 23 बस मुझे एक बात समझो। 23 अध्याय 23 बस मुझे एक बात समझो। अध्याय 23 बस दिखावा करो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यो बच्चे, तुमने अंततः आने का निर्णय कर लिया। मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। अंधेरे कोने से 5 बदमाश दिखने वाले युवक निकले, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक ठोस लकड़ी का डंडा था और उन्होंने विहान को घेर लिया। समूह का नेता वही व्यक्ति था जो विहान के घर पर धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया था। पता चला कि यह बदमाश बदला लेने के लिए यहां आया था। चूंकि वह छोटे से घर के अंदर विहान को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ दोस्तों को बुलाया जो आमतौर पर उधार के अधिकार के साथ सड़कों पर घूमते रहते थे। मैं कहता हूं, टाइगर, क्या ये वह छोटा बदमाश था जिसने तुम्हें पीटा था? भयंकर आदमी अन्याय लग रहा था। छोटे से घर के अंदर विहान की निगाह ने उसे वास्तव में डरा दिया था, फिर भी अब विहान की भयंकर आभा कहाँ थी? यह है, किसने कहा कि मैं उससे हार गया? मुझे यह आदमी बहुत परेशान करने वाला लगता है, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए सभी को यहाँ बुलाया है। उग्र आदमी को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे, खासकर तब जब विहान अब चुपचाप कोने में खड़ा था, पूरी तरह से विनम्र दिख रहा था। इसके अलावा अब विहान की तुलना में संख्या में अधिक होने के कारण वह ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह कितना डरा हुआ था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि चाहे वे कैसे भी दिखते हो, विहान बिल्कुल भी मजबूत व्यक्ति नहीं लगते थे। सुरक्षा वर्दी पहने काफी साधारण दिखने वाले वह संभवतः ऐसे व्यक्ति थे जो भीड़ में होने पर भी आपकी नजर में नहीं आते। विहान के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। वो कुछ नहीं बोला, बल्कि चुपचाप अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगा। वह उग्र व्यक्ति घमंडी भी था। वह सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसे पीटा गया है और उसने बताया कि आज उसे धक्का लगा है, इसलिए वह अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता था। वह उग्र आदमी एक कदम आगे बढ़ा। बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। घुटने टेककर जोर से प्रणाम करो और हम इसे बराबर कर देंगे। अन्यथा मुझे अपनी हत्या के लिए दोष मत दो। उस भयंकर आदमी ने झूठी बहादुरी के साथ घोषणा की। मुझे मार डालो। हे है। अपने वतन लौटने के बाद से विहान हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अब तक सुनी गई सबसे हास्यास्पद बात थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? शांत रहो, किसी ने गुस्से से चिल्लाया। मैं हंसता हूं क्योंकि तुम लोग सचमुच हास्यास्पद हो। क्या आप सिर्फ मेरी रखवाली के लिए सारी रात बाहर रहेंगे? आप लोग सचमुच अपनी सीमा से बाहर चले गए। विहान अभी भी धूम्रपान कर रहे थे, उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। ये समूह वास्तव में चरम सीमा पर चला गया था। यदि वे बदला लेना चाहते थे तो भी बाहर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सामान्य निर्दयी व्यक्ति बहुत पहले ही विहान पर हमला कर चुका होता, इसलिए इन कार्यों से पता चलता है कि वे वास्तव में बुरे लोग नहीं थे, बस दिखावा करने और सख्त व्यवहार करने के शौकीन थे। एक बार और हंसो और देखो क्या होता है। अपने समूह को मजबूत करने के साथ भयंकर आदमी को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने क्लब को पकड़ लिया, विहान की नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया। जैसे ही उसने विहान की ओर क्लब तान दिया, अचानक विहान की आंखें रेशम की तरह ठंडी हो गईं और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत बर्फीली हो गई। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। आप उसका अपमान कर सकते हैं, लेकिन उसके माता पिता का अपमान कभी न करें। यह उसका निषेध था। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने पहले मेरे माता पिता का अपमान किया था? विहान की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह उस क्रूर आदमी को घूर रहा था, जिससे उनके बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। यहां तक कि उस भयंकर व्यक्ति को भी हवा में एक ठंडी ठंड महसूस हुई,
मानो वह किसी भी क्षण मौत का सामना कर सकता है। क्योंकि छोटे से घर में उग्र आदमी ने विहान की अलग आभा को महसूस किया था, लेकिन अपने अभिमान को निगलने में असमर्थ उसने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए कुछ भाइयों को बुलाया था। लेकिन अब विहान से निकलने वाली आभा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अनियंत्रित रूप से टपक रही थीं। विशेष रूप से विहान की निगाहों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी क्रूर शेर का सामना हो रहा हो। अजीब और सख्त हो, है ना? मैं यहाँ किसी को ठीक करने आया था, लेकिन अब मैं ही उसकी उपस्थिति से भयभीत हूँ। ये कैसी गड़बड़ है? किसी ने परेशान होकर अपना डंडा घुमाया और उसे विहान के सिर पर दे मारा। हवा के तेज झोंके और हवा में हल्की सी चीर फाड़ की आवाज के बीच विहान ने देखा तक नहीं, उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसने तुरंत ही गदा पकड़ ली। हिस! कोई व्यक्ति ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मुझे मारना चाहते हो? विहान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी बर्फीली आंखें एक क्रूर शेर की तरह थीं, एक सहज बुराई के साथ मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान भयानक थी। छड़ी पकड़े हुए उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखें मरी हुई मछली की तरह उभरी हुई थीं। उसने छड़ी को वापस खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ विहान उसे लापरवाही से पकड़े हुए दिखाई दिया। हालांकि उसकी पीली हथेली लोहे की क्लैंप की तरह लग रही थी। छड़ी को वापस खींचना असंभव था। ये सुनकर वह हट्टा कट्टा आदमी अचंभित रह गया और उसने जल्दी से छड़ी छोड़ दी। भयंकर आदमी ने भी विहान की असाधारण क्षमता को देखा और तुरंत पीछे हट गया। इसके बाद जो दृश्य हुआ उसे पांचों दर्शक कभी नहीं भूलेंगे। लकड़ी की यह छड़ी 1 मीटर से अधिक लंबी थी तथा काफी नमी वाली ठोस लकड़ी से बनी थी, जिसका वजन कम से कम 5 पाउंड था। विहान ने बस दूसरे छोर को पकड़ लिया, अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और ठोस लकड़ी की छड़ी इंच इंच करके फट गई। ठोस लकड़ी की छड़ी धीरे धीरे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से टूटने लगी, फिर धीरे धीरे चूरा में बदल गई जो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगी। सभी पांचों व्यक्तियों के चेहरे पर घोर आश्चर्य का भाव था। उनके गाल फटते चूरे से धीरे धीरे विकृत हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। कुछ लोगों के तो पैर भी घूमने लगे थे। क्या यह अभी भी मनुष्य है? एक ठोस लकड़ी की छड़ी को चूरा में बदलने में सक्षम होना, और इतनी आसानी से हुई इस सफलता को संभवतः विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं संभाल सकता। यह क्या मैं सपना देख रहा हूं? जियोलियू, क्या तुम्हें यकीन है कि जो छड़ी तुम लाए हो वह ठोस है? पांचों आदमी एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या तुम लोग अब मुझे सबक नहीं सिखाना चाहते? क्या मुझे घुटने टेककर प्रणाम करना चाहिए? विहान अभी भी एक चंचल मुस्कान के साथ एक दयालु चेहरा पहने हुए था। विहान के लिए इन पांचों को मारना 5 चींटियों को कुचलने जैसा था। लेकिन वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि ये पांचों उतने बुरे नहीं थे जितना उसने सोचा था, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए बस कुछ प्रयास किया। हाँ, बड़े भाई, यह एक गलतफहमी थी। ये सब गलतफहमी है। वह भयंकर आदमी पहले तो भयभीत हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान बढ़ती गई। दृष्टिकोण में ईश्वर जैसा बदलाव। उसके चेहरे पर चापलूसी भरा भाव था। बाकी 4 लोग भी झुक गए और उस भयंकर आदमी के पीछे झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया। हर कोई इतना समझदार था कि उसने अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। गलतफहमी। जिस तरह से तुम व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे खा जाओगे, है ना? विहान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये सुनकर उस उग्र आदमी ने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और पालतू कुत्ते की तरह चापलूसी से हंसने लगा। बड़े भाई, अभी अभी सचमुच एक गलतफहमी हुई थी। हम ताई माउंटेन को नहीं पहचान पाए। हमें उम्मीद है कि आप एक उदार व्यक्ति होने के नाते हमें ऐसे छोड़ देंगे जैसे कि हम सिर्फ एक पाद थे और इससे जाने देंगे। पाद। विहान ने उलझन में आंखें सिकोड़ लीं। आप जानते हैं, पाद कहीं भी नहीं निकलता। पादने के लिए हमेशा कोई कारण होना चाहिए, है ना? वह भयंकर आदमी कांप उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, बड़े भाई, आपकी उदारता समुद्र जितनी विशाल है। इतनी देर रात को हम मूर्खों ने ही तुम्हें परेशान किया है। मुझे आशा है कि आप शांत हो जाएंगे और इसे ऐसे जाने देंगे जैसे कि यह एक ऐसी सांस थी जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे थे, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। क्या तुम लोग बिग ब्रदर के लिए आग नहीं जलाने वाले हो?
आप किसका इंतजार कर रहे हैं? विहान को सिगरेट निकालते देख उस उग्र आदमी ने तुरंत अन्य चारों को डांटा तथा अपनी आंखों और भौहों से सभी को सहयोग करने का इशारा किया। लेकिन हर कोई निराश था। असल में वे आज रात यहाँ कुछ तनाव दूर करने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी दीवार से टकरा गए हों। विहान की उपस्थिति में किसी के लिए भी बोलना मुश्किल था, इसलिए वे बस उस भयंकर आदमी को बुरी नजर से देखते रहे। लो बड़े भाई, तुम्हारी आग। उनमें से एक आदमी ने फुर्ती से विहान की सिगरेट जला दी। यो, सिगरेट का एक पैकेट जिसकी कीमत 10 युआन है, उसे आप कैसे जला सकते हैं? मेरी सिगरेटें बहुत खराब हो गई हैं। विहान ने अपनी जीभ चटकाई, उसका व्यवहार शांत था। बड़े भाई, तुम मेरा भी धुआं लो, मेरे पास नर्म युक्ति है। वह क्रूर आदमी इस समय अत्यंत चौकन्ना था, अपने माता पिता से भी अधिक। उसके चेहरे पर क्षमा याचना भरी मुस्कान थी और वह एक गुलाम कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहा था। 4 अध्याय 24 क्या यह एक घोटाला है? 24 अध्याय 24 क्या यह एक घोटाला है? अध्याय 24 क्या ये जबरन वसूली है? विहान वास्तव में इसका आनंद लेकर खुश थे। प्रभारी होना बहुत व्यसनकारी लगता था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अनुप्रीता ने इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय क्यों किया। ऐसा लगता था कि बहुत लंबे समय तक सीईओ रहने के कारण उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे ही बॉस हैं। हिस, विहान ने तेजी से कश लिया और प्रशंसा की। अच्छी सिगरेट, अच्छी सिगरेट, ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन सिगरेटों की कीमत कितनी है? विहान ने मुस्कुराते हुए सख्त दिखने वाले आदमी से पूछा। सस्ता, 20 युआन प्रति पैकेट। बहुत बढ़िया, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इन्हें पीना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। विहान ने अजीब लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि यह बहुत दुखद है? फिर उसने अपना सिर घुमाकर उस कठोर दिखने वाले आदमी की ओर रोया। ये कठोर दिखने वाले आदमी को अचानक अंदर से ठंडक महसूस हुई। वह इसका उत्तर कैसे दे सकता था? जो कुछ कहा गया था उसके बाद ये स्पष्ट रूप से गुप्त जबरन वसूली का एक रूप था। चाहे उस कठोर दिखने वाले आदमी ने कैसी भी प्रतिक्रिया दी हो, उसे संभवतः कीमत चुकानी ही पड़ी। बड़े भाई, आप दुखी कैसे हो सकते हैं? हाँ, अब मैं इतना गरीब हो गया हूं कि मैं खाना भी नहीं खा सकता। क्या ये दुखद नहीं है? यह है। पांचों व्यक्ति अवाक थे। कोई भी विहान के अजीबोगरीब प्रश्न का उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। कैसा रहेगा? तुम लोग बड़े भाई को सिगरेट खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार देते हो। विहान ने एक मासूम हानि रहित अभिव्यक्ति दी, लेकिन जैसे ही उसने कहा, सभी 5 आदमी कांप गए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप मुझे बार बार बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन अब जब बड़ा भाई इतना गरीब हो गया है कि वह खाना या सिगरेट भी नहीं खरीद सकता, तो क्या बड़ा भाई वाली सारी बातें व्यर्थ थीं? या फिर तुम्हें डर है कि बड़ा भाई तुमसे जबरन वसूली करेगा? जैसे जैसे विहान बोल रहा था, उसका स्वर धीरे धीरे ठंडा होता गया, जिससे पांचों लोग दृढ़ हो गए। चूंकि बड़े भाई ने बोल दिया है, तो चलो हम सब मिलकर उसके लिए कुछ सिगरेट खरीद लें। इस समय कठोर दिखने वाले आदमी को रोने का मन हुआ। उसने अपने हाथ जेबों में डाल लिए और उन्हें बाहर निकालने में हिचकिचाया। आखिरकार ये गड़बड़ी उसकी वजह से शुरू हुई। यदि वे सभी अभी पैसा दे भी दें, तो भी बाद में उसे बिल चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि यह परेशानी उसी की है और वह अपने भाइयों को भुगतान नहीं करने दे सकता। इसके अलावा खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है, लेकिन धन से प्रेम करने में कहाँ पीछे रहा है। पेट भर जाने के बाद पैसों को लेकर कौन झगड़ा करेगा? कठोर दिखने वाले आदमी को उसके दुखी, लगभग महिला जैसी अभिव्यक्ति के साथ देखकर विहान को एक गुप्त खुशी महसूस हुई। जब आप धोखा दे रहे थे, तो क्या आपने कभी इसके परिणामों के बारे में सोचा था? इतने वर्षों के बाद आपने शायद मेरे परिवार के छोटे से घर को एक मुफ्त सराय की तरह माना होगा, है ना? अब कुछ किराया वसूलना उचित लगता है। कोई विकल्प न होने पर कठोर दिखने वाले आदमी और अन्य 4 ने अनिच्छा से कुछ नकदी इकट्ठा की और उसे विहान को सौंप दिया। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? हालांकि उसके चेहरे पर एक दास की तरह मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने विहान को पहले ही कोस दिया था। अन्य 4 भी गुप्त रूप से पीड़ित थे, लेकिन चूंकि विहान एक बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक कर रहा था, तो किसने आगे बढ़ने की हिम्मत की? इसलिए समूह केवल अपने क्रोध में ही डूबा रह गया।
हाँ हाँ, बुरा नहीं, ये पैसे सिगरेट खरीदने के लिए काफी हैं। विहान ने बिल गिने, लेकिन फिर कहा, लेकिन बड़े भाई ने अभी तक खाना नहीं खाया है। कैसा रहेगा? तुम लोग मेरा इलाज करोगे? उद्धरण चिन्ह। पांचों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे माथे से गर्दन तक लाल हो गए। उन्होंने उसे सिगरेट के पैसे पहले ही दे दिए थे और अब वह खाने के पैसे भी चाहता था। यह आदमी बेशर्म था। पता चला कि उन्होंने नरक के राजा के साथ गड़बड़ कर दी थी। कठोर दिखने वाले आदमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था और उसकी गर्दन बाहर निकल आई थी। लेकिन अब वे बोधिसत्व विहान को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भले ही वे अब चले जाना चाहते हों, कौन जानता है कि विहान उनके और उनके भाइयों के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसा प्रतीत होता था कि आपदा से बचने के लिए उनके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 5 आदमी एक बार फिर एक साथ इकट्ठे हुए, आपस में चर्चा करते हुए किसी तरह कुछ और धन इकट्ठा करने में सफल रहे। यह अभी भी वही भयंकर आदमी था जिसने इसे विहान को सौंप दिया। बड़े भाई, क्या अब ये पर्याप्त है? आज रात कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? या मुझे और मेरे दोस्तों को पहले निकल जाना चाहिए? उस भयंकर आदमी ने विहान से विनती की। विहान के बोले बिना वास्तव में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा, विहान ने अपना कान खुजलाया, विचार करने का नाटक करते हुए, जो देखने में बहुत ही क्रोधित करने वाला और परेशान करने वाला था। लेकिन लोग आखिरकार मूर्ख नहीं हैं। भले ही आप कठोर हों, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मरने से नहीं डरते, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में। तुरंत ही चेहरे पर क्रोध लिए कोई व्यक्ति आगे आकर उसे बुरी तरह डांटने वाला था। हालांकि विहान ने पहले ही यह सब अनुमान लगा लिया था। विहान ने रहस्यमय तरीके से अपने हाथ में एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा निकाला और फिर, जबकि पांचों लोग अनजान थे, उसने लापरवाही से उसे फेंक दिया और टुकड़ा एक अविवेकी गति से सीधे आगे बढ़ने वाले आदमी के मुंह में जा लगा। तुरंत ही वह आदमी वहीं रुक गया, क्योंकि कांटा चतुराई से उसके दांतों के बीच फंस गया था। वह बड़ा आदमी तुरंत चकित हो गया। आमतौर पर विस्फोटक स्वभाव वाले इस व्यक्ति को अचानक रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके माथे पर ठंडा पसीना धीरे धीरे बड़ी बारिश की बूंदों की तरह नीचे की ओर बहने लगा। बिल्कुल, केवल उन दोनों को ही इसके बारे में पता था, बाकी को विहान की छोटी सी हरकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बड़े भाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वह उग्र आदमी अब सचमुच रोने के करीब था। आज उसकी अपनी मूर्खतापूर्ण बात के लिए उसके भाइयों को भी घसीटा गया, जिससे न केवल उसे धन की हानि हुई, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत गिरी। यदि वे अभी इस मामले को नहीं सुलझा सके, तो बाद में वह अपने भाइयों का सामना कैसे करेगा? इसके अलावा उसके 4 भाई पहले से ही उसे घातक निगाहों से देख रहे थे, जिससे वह क्रूर व्यक्ति अपनी सारी गरिमा खो बैठा। हम बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि हमने आज रात के खाने के लिए पैसे जुटा लिए हैं। तो फिर इसे यहीं छोड़ देते हैं। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। जब हम फ्री होंगे तो और घूमेंगे। विहान ने बनावटी खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चलो यहाँ फिर कभी नहीं मिलते। अगर अगली बार मिले तो तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विहान ने सद्भावना प्रदर्शित करते हुए उस उग्र व्यक्ति के कंधे पर थपथपाया। बोलने के बाद वह अपने नितंबों से धूल झाड़ते हुए चला गया। क्या बिल्ली है? स्पष्टतः आप ही जबरदस्ती वसूली कर रहे थे और फिर भी आप हमारी उदारता की बात कर रहे हैं। आपके पास शब्दों के साथ निश्चित रूप से एक तरीका है। तो क्या मेरी रात की मजदूरी बर्बाद हो गई और हमें और अधिक समय साथ बिताना चाहिए? अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी वह विपत्ति फिर कभी नहीं देखना चाहता। विहान के जाने के बाद उस भयंकर आदमी ने अपनी खाली जेबें थपथपाईं। उसका काला खुरादुरा चेहरा बेहद विकृत था, उसका दिल अविश्वसनीय रूप से निराश था। धत्तेरी की, क्या हमें कुछ लोगों को बुलाकर उसे ठीक कर देना चाहिए? विहान को जाते देख कुछ लोगों ने तुरंत उत्सुकता दिखाई और निराशा व्यक्त की। लानत है, यह आदमी बहुत ही क्रूर है, इसने मुझे 1 महीने की मजदूरी से वंचित कर दिया है। अगर मैं किसी को उसे पीट पीट कर मार डालने के लिए नहीं कहता, तो मुझे फिर कभी वांग नहीं कहा जाएगा। लानत है, एक हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से गाली दी। अचानक इससे अन्य 4 लोगों में घृणा उत्पन्न हो गई। लगता है आज रात हमें हार को गले लगाना ही पड़ेगा। 5 में से सबसे ज्यादा गुस्से वाले ने हार मानकर कहा, लियू जी, यह आपकी तरह नहीं लगता।
तुम्हारे गुस्से के कारण आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम बेवकूफ, क्या तुमने नहीं देखा कि वह मेमने के भेष में एक खूंखार बाघ है? एक आदमी जो एक ठोस लकड़ी को टुकड़ों में तोड़ सकता है, क्या आपको लगता है कि हम उसे उकसाने का जोखिम उठा सकते हैं? मैं वास्तव में अभी कुछ करना चाहता था। जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरों ने पूछा। उस आदमी ने बस एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका जो मेरे मुंह में फंस गया। मैं इतना डर गया था कि मेरी पैंट गीली होने ही वाली थी। क्या आपको लगता है कि हम उसे नीचे गिराने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं? बड़े आदमी ने जोर देने के लिए अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। उनके सजीव वर्णन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दुर्भाग्य से उस भयंकर आदमी के लिए इस समय वह जमीन पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कुछ लोगों को ढूंढकर उस कमीने को मार डालूं ताकि हम अपना पैसा वापस ले सकें, लेकिन आपने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। उस कमीने ने हमारी 2 महीने की मजदूरी गटक ली है और अब तो हम पाद भी नहीं सकते। रात में विहान ठंडी सड़कों पर सावधानी से चले। ये शाम के 9 बजे के बाद था और इस छोटे से ग्रामीण गांव के लिए सड़कें 9 के बाद लगभग भूतिया होती हैं। विहान रात में ठंडे भाव के साथ चल रहा था। उसे अभी अभी प्राप्त 5,000 युआन के बारे में कोई उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय उसने उस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लकड़ी का टुकड़ा उस बड़े आदमी के मुंह में फेंक दिया ताकि बाद में वे बदला न ले सके। वह अपने लिए चिंतित नहीं था, लेकिन उसे डर था कि वे चाची ली को परेशान करेंगे, इसलिए विहान के पास अंत में एक छोटी सी चाल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय रात बहुत देर से नहीं हुई थी। विहान ने इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई। उसके चेहरे पर क्षय की भावना दिखाई दे रही थी क्योंकि वो सड़कों पर चल रहा था। ये देखना चाहता था कि लियू लाओवू, जिसे उसने 5 साल से नहीं देखा था, कैसा है। 25 अध्याय 25 राजा की वापसी 25 अध्याय 25 राजा की वापसी। झोंगहाए शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से बार में रात के 9:30 बज रहे थे, बार के सबसे व्यस्त घंटों के बीच में। लीफ, हाल ही में बार का राजस्व कैसा रहा है? क्या कोई ऊपर की ओर रुझान है? बार के पीछे उत्तेजक कपड़े पहने एक बार लड़की अपने कूल्हों को मोहक ढंग से हिला रही थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कामुक मुस्कान के साथ उसके उठे हुए नितंबों पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर एक अश्लील भाव से देखता रहा। इस कृत्य से महिला खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने बड़ी ही नखरे भरी फटकार के साथ कहा, मास्टर 5, आप सचमुच बहुत बुरे हैं। इस महीने की आय में पिछले महीने की तुलना में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बार का किराया बहुत अधिक है तथा भंडारण के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। किराया और अन्य लागतों का भुगतान करने के बाद ऐसा लगता है कि इस महीने का राजस्व बहुत प्रभावशाली नहीं है। लाओ 5 की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब उसने अपने गंजे सिर को रगड़ा और तेज शराब का एक घूंट पी लिया। धत्तेरी की, ये किराया बहुत ज्यादा है। हालांकि यह शहर के केंद्र के नजदीक है, फिर भी किराया शहर के केंद्र के समान ही है। लाओ 5 उदास दिख रहा था। उसके बगल में बैठे अधीनस्थ ने उत्सुकता से धूर्त मुस्कान के साथ सुझाव दिया, भाई 5, क्या हम कल ही उस पुराने बंगले को ध्वस्त कर दें और उसे भंडारण कक्ष में बदल दें? इससे हमें हर महीने किराया बचाने में मदद मिलेगी। मेरा अनुमान है कि परिवार पिछले 5 वर्षों से वापस नहीं आया है, इसलिए वे शायद वापस नहीं आएंगे। सास, मैं चाहता तो हूं, लेकिन उस घर के मालिक के साथ मेरे कुछ पुराने संबंध हैं, हम इसे इतनी आसानी से नहीं गिरा सकते। लाओ 5 ने कुछ उदास स्वर में उत्तर दिया। हालांकि उसने लंबे समय से विहान के जर्जर घर को ध्वस्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे विहान की अचानक वापसी का डर था, जो पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान करने जैसा होगा। भाई 5, उस परिवार को वापस आए 5 साल हो गए हैं। ये स्थान तो बस बेकार पड़ा है। क्यों न मैं कल ही कुछ लोगों को लेकर आऊं और इस घर को ध्वस्त कर दूं? आजकल कौन पैसा कमाना नहीं चाहेगा? इसके अलावा अगले जिले के कुछ मालिकों ने बर्फ का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी है। बहुत सारे ग्राहक उस सामान को चाहते हैं और अंततः वहां चले जाते हैं। हम पीछे नहीं रह सकते, है ना? आप इतने वर्षों से इस व्यवसाय में हैं, तो निश्चित रूप से आप उनसे नहीं डरते। अगर वह वापस आ भी जाए तो क्या कर सकता है? 5 साल बीत चुके हैं, दुनिया काफी बदल चुकी है। क्या अब वह हमें चुनौती दे सकते हैं? जैसे ही आप आदेश देंगे, हम आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, मालिक।
सहायक, जो संभवतः नशे में था और महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने से अति उत्साहित था, ने बेतहाशा शेखी बघारी, भाई 5, हम अब किस युग में हैं? यदि आप यहाँ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको शक्ति और धन की आवश्यकता होगी। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कल ही ध्वस्त कर देता, फिर कुछ तार खींचता, कुछ लोगों को लाता और हम कुछ बर्फ लुढ़काते। चूंकि ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए यदि पुलिस आ भी जाए तो भी उनके पास हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। भाई 5, आप क्या सोचते हैं? लाओ 5 ने एक क्षण सोचा, फिर एक और घूंट शराब पी और दृढ़ता से कहा, इसे नष्ट कर दो, सब कुछ ध्वस्त कर दो। मुझे विश्वास नहीं है कि वह वापस आएगा। यदि वह ऐसा करता भी है तो भी मैं इसे योजना के अनुसार ध्वस्त कर दूंगा। वह मेरे साथ क्या कर सकता है? अब उसका जमाना नहीं रहा, यह क्षेत्र अब मेरा है। भाई 5, मैं उससे क्यों डरूंगा? हास्यास्पद। बिल्कुल भाई 5, आप बिल्कुल सही हैं। हमारे भविष्य की संभावनाओं के लिए इसे बहुत पहले ही ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए था। एक बार जब हम उस जर्जर बंगले को तोड़कर गोदाम में बदल देंगे, कुछ और बार खोल देंगे, तो हमें जगह की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि शियावदाओ जिले के बड़े लोगों ने बर्फ का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हम पीछे नहीं रह सकते। अब 21वीं सदी है, अगर हमारा बार कुछ नया पेश नहीं करता तो यहाँ कौन आएगा, है ना? हाँ, लिन डोंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का समाज पहले जैसा नहीं है जब वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगर हम बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो हमारे बार को एक बेहतर गोदाम ढूंढना होगा, फिर हम कुछ लोगों को बर्फ के साथ खेलने के लिए ला सकते हैं। ये निश्चित रूप से एक हित होगा। भविष्य में बर्फ उत्पादन के लिए गोदाम के मालिक होने के विचार से लाओ 5 बेहद उत्साहित हो गया। इस समय ऐसी चीजें बहुत लाभदायक थीं। हालांकि सीमा शुल्क और पुलिस द्वारा सख्त कानून प्रवर्तन के कारण, और क्योंकि लाओ 5 विशेष रूप से साहसी नहीं था, उन्होंने बर्फ बनाने के लिए विहान के छोटे से घर पर अपनी नजरें गड़ा दी थी, अन्यथा उस खंडहर घर की परवाह कौन करता। ओह, मैंने शुरू में सोचा था कि आप लोग मेरे परिवार के छोटे से बंगले को भंडारण गोदाम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ और ही योजना है। ठीक तभी अचानक बार के बाहर से एक ऐसी आवाज गूंजी जो कई वर्षों से नहीं सुनी गई थी। लाओ 5 का हाथ कांपने लगा, जिससे उसका पेय पदार्थ उसकी पतलून पर फैल गया। वहां दरवाजे पर विहान एक सौम्य मुस्कान के साथ खड़ा था। उसका व्यवहार उदासीन था, मानो इन सब बातों से उसका कोई लेना देना ही न हो। अचानक लियू लाओवू ने विहान को चौड़ी आंखों से देखा। उसके संपूर्ण काले चेहरे पर आश्चर्यजनक जटिलता झलक रही थी। क्या बात है, ओल्ड 5? क्या आप अपने पुराने दोस्त के लिए ड्रिंक नहीं बना सकते? विहान ने इत्मीनान से बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी औपचारिकता के अपने लिए एक गिलास सफेद शराब डाली और उसे एक ही घूंट में पी गया। हिस, अच्छी शराब। विहान ने प्रशंसा में अपने होंठ चटकाए। उस समय लियू लाओवू स्तब्ध रह गया। वह अभी अपने भाई के साथ विहान के छोटे बंगले को ध्वस्त करने के बारे में चर्चा कर रहा था, और अब अप्रत्याशित रूप से विहान एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ था। उस समय लियू लाओवू को यह नहीं पता था कि वह अधिक डरा हुआ था या सदमे में था। मुझे नहीं पता कि ये दोस्त किस रास्ते से है। बगल में माजी लिन डोंग ने स्पष्ट रूप से लिन जीफेक को नहीं पहचाना और अपने चेहरे पर शत्रुतापूर्ण भाव लिए खड़ा हो गया। बूढ़े 5, पिछले 5 सालों में आप कैसे रहे हैं? विहान ने माजी लिन डोंग को पहचाना तक नहीं, बल्कि लियू लाओवू की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराया। उस समय गिलास पकड़े लियू लाओवू का हाथ कांपने लगा। वह स्पष्ट रूप से हकलाते हुए बोला, जेड जीफेक, बहुत समय हो गया मिलते हुए। उस समय लियू लाओवू ये भी नहीं समझ सका कि वह क्या कहना चाह रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने डंडे से प्रहार किया हो और उसका पूरा सिर भिन-भिना उठा। उनकी आंखों में जटिल भावनाओं का मिश्रण दिखाई दे रहा था, सदमा, भ्रम, घबराहट, भय। विभिन्न जटिल भावनाएं स्वतः ही उभर आईं। यहां तक कि उसके गंजे सिर पर भी पसीना आने लगा। 5 साल पहले विहान ने जो किया था और उसकी निरंतर शैली के बारे में सोचते हुए लियू लाओवू को एक भयानक भय महसूस हुआ। उस समय विहान सिपिंग गांव के सबसे कठोर व्यक्तियों में से एक थे, जो अपने कठोर तरीकों के लिए जाने जाते थे। 5 साल तक उसे न देखने के बाद अब जब वह वापस आया था और सीधे उसे ढूंढ रहा था, तो लियू लाओवू अतीत को याद करने से खुद को नहीं रोक सका और तुरंत और भी अधिक भयभीत हो गया।
ये देखकर कि विहान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, माजी लिन डोंग अचानक क्रोधित हो गया। आखिरकार उन्हें बार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, जहां भी वे जाते थे उन्हें भाई डोंग के रूप में सम्मान दिया जाता था। फिर भी अब सुरक्षा वर्दी में एक व्यक्ति भी उससे नीचे देख रहा था, जिससे सामान्य रूप से गर्वित और उग्र लिन डोंग को और भी अधिक गर्मी महसूस हो रही थी। इसके अलावा वह देख सकता था कि यह अवांछित अतिथि लियू लाओवू भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। बिना एक शब्द कहे उसने एक शैंपेन की बोतल उठाए और उसे क्रिस्टल टेबल पर पटक दिया। मादरचोद, तुम बकवास के टुकड़े। माजी लिन डोंग के उग्र शब्द अभी समाप्त नहीं हुए थे। विहान एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही उनकी आंखें मिली, विहान की मुस्कुराहट धीरे धीरे लिन डोंग के सामने फैल गई। लिन डोंग सहज रूप से पीछे हट गया, लेकिन विहान का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। 26 अध्याय 26 जब तक तुम मर नहीं जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। 26 अध्याय 26 जब तक तुम मर नहीं जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। विस्फोटक शक्ति से भरी एक हथेली अदृश्य और निशानहीन किसी तरह बिना किसी सूचना के लिन डोंग की गर्दन के आधार पर प्रकट हुई। जैसे ही विहान की बांह की ताकत गहरी हुई, उसकी उंगलियों ने लिन डोंग की गर्दन को भूतिया राक्षसों के तेज ब्लेड की तरह जकड़ लिया। लिन डोंग की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन बहुत ठंडी थी, लेकिन वह भागने में असहाय था। खांसी खांसी। लिन डोंग को अचानक अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसकी गर्दन में असहनीय दर्द हुआ, मानो हजारों तेज ब्लेड उसके शरीर में गहराई तक घुस गए हों। आपने अभी अभी क्या कहा? मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया, क्या आप कृपया इसे दोबारा कह सकते हैं? विहान ने लिन डोंग को अपने सामने खड़ा किया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, जिससे लिन डोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वयं मृत्यु देवता का सामना कर रहा हो। ज़िफेग, बड़े भाई ज़िफेग, चलो इस पर धीरे धीरे बात करते हैं। क्या आप कृपया पहले लिटिल डोंग को जाने देंगे? सोफे पर बैठे लियू लाओवू भी बुरी तरह डर गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विहान वापस आने पर इतने निर्दयी होंगे। बोलते समय वह हकला रहे थे। उसने जल्दी से विहान से विनती की, लाओवू, 5 साल हो गए, तुम अब भी ऐसा व्यवहार कैसे करते हो? आपको अब भी दूसरों से आदेश क्यों लेना पड़ता है? क्या आपकी अपनी कोई राय नहीं है? विहान का स्वर ठंडा हो गया। ये स्पष्ट था कि लियू लाओवू का अपने छोटे से घर को तोड़ने का निर्णय इस नौकर से प्रभावित था, क्योंकि लियू अपने साहस से उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ज़िफे, कृपया लिटिल डोंग को जाने दो और हम बात कर सकते हैं, ठीक है? लियू लाओवू, एक धर्मी व्यक्ति, ने वर्षों से कोई भी घृणित कार्य नहीं किया था। इसके विपरीत उसके साथ बैठे इस नौकर ने उसे कई सुझाव दिए थे। हम अपना हिसाब किताब धीरे धीरे निपटा लेंगे। विहान ने लियू लाओवू को बहुत ही ठंडे और उदासीन स्वर में उत्तर दिया। बड़े भाई, मैंने ताई माउंटेन को नहीं पहचाना, क्या आप मेरी माफी स्वीकार कर सकते हैं? ये सब मेरी गलती है बड़े भाई, कृपया मेरी जान बख्श दो। लिन डोंग, जिसकी गर्दन पकड़ी गई थी, को अंततः एहसास हुआ कि वह दीवार से टकरा गया था, और उसने विहान से हकलाते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। हे, मुझे बड़ा भाई मत कहो, तुम बड़े भाई हो, विहान ने व्यंग्य किया। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत हूँ बड़े भाई, कृपया दया करें और मुझे इस बार छोड़ दें। मैं समझ नहीं पाया, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस बार माफ कर देंगे। तुम्हें माफ करता हम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मेरा घर तुम्हारी वजह से लगभग टूट गया है। क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विहान ने बार बार लिन डोंग की ओर देखते हुए उपहास किया, मानो किसी मरने वाले मरे हुए कुत्ते को देख रहा हो। विहान ने धीरे से अपना बायां हाथ लिन डोंग के मुंह के सामने बढ़ाया, एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ। अब आप बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। वर्षों से वे सभी विचार आपके थे, है ना? क्या यहां तक कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बर्फ भी बेची जा रही है? ऐसा लगता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही आपका काम नहीं है। बड़ा लिन डोंग ने समझाने की कोशिश की। विहान की निगाहें बिजली की तरह चमक उठी। उनका बायां हाथ भूतिया ढंग से लिन डोंग के मुंह के ऊपरी हिस्से को छू रहा था, और एक स्नैप ध्वनि के साथ लिन डोंग का पूरा जबड़ा विहान ने मरोड़ दिया। तुरंत ही लिन डोंग ने जो शब्द कहने की कोशिश की थी, वे चुप हो गए। उसका पूरा जबड़ा उसके मुंह और गालों से अलग हो गया, और घाव से बहुत सारा खून उफनती नदी की तरह बहने लगा। आह!
लियू लाओवू चौंक गया, उसके नितंब उसकी कुर्सी के पीछे से टकराने लगे और वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। घायल नायक लिन डोंग अब खून से भरे मुंह के साथ आधा शब्द भी बोलने में असमर्थ था, क्योंकि विहान की चाल बेहद निर्दयी थी। उसने मुड़े हुए जबड़े को लिन डोंग की जीभ के मुंह की जड़ में स्थानांतरित कर दिया और लिन डोंग की जीभ भी टूट गई। लिन डोन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत का आभास हो गया हो। वह अपनी ही जबड़े को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। फिर उसने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विहान ने अभी भी उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। क्या मेरा घर गिराना तुम्हारा विचार था? विहान के चेहरे पर अभी भी वही हानिरहित लेकिन दुष्ट भाव था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लिन डोन कितनी बेसब्री से अपना सिर हिलाकर उसे नकारने की कोशिश कर रहा था। एक मुस्कान जो धूप की तरह लग रही थी धीरे धीरे फैल गई जब उसने अपना बायां हाथ लिन डोन की बांह पर रखा। लिन डोन जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी गई थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। ताकत जुटाना तो दूर की बात थी, दरार, हड्डियां टूटने की एक और तेज आवाज आई। लिन डोन को इतना दर्द हो रहा था कि चीखना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। इस समय वह दर्द कहाँ महसूस कर सकता है? उसके पूरे शरीर में तीव्र सुन्नता छा गई, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मृत्यु के निकट आने का आभास करने की मानवीय प्रवृत्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। उसकी बांह मरोड़ने के बाद विहान का हाथ लिन डोन की दूसरी बांह की ओर बढ़ गया। समय मानो रुक गया था, हवा जम गई थी और विहान की हर छोटी सी हरकत लिन डोन के दिल पर ऐसे वार करती थी जैसे मृत्यु देवता ने स्वयं ऐसा प्रहार किया हो। लेकिन उसके पास विहान के अगले कदम को रोकने का कोई साधन नहीं था। वह केवल उस राक्षसी हाथ को धीरे धीरे पास आते हुए देख सकता था। यह मृत्यु पीड़ा प्रायः चाकू भोंककर मार डालने से भी अधिक भयावह और डरावनी होती थी। लिन डोन को अब मरने की भी इच्छा हो रही थी। वह चाहता था कि विहान तुरंत अपना जीवन समाप्त कर दे, लेकिन ये धीमी यातना उसकी मानसिकता को बिगाड़ रही थी। उसकी एकमात्र आशा लियू लाओवू तक अपनी विनती भरी नजर पहुंचाना था। दुर्भाग्य से लियू लाओवू पहले से ही कायर था और इस समय वह आतंक से जम गया था, असहाय होकर सोफे पर गिर पड़ा था। उसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अभी भी धीरे धीरे उसके साथ हिसाब बराबर करना है। और आपके लिए क्या है? विहान कुछ सोचते हुए प्रतीत हुए, लेकिन लिन डोन के लिए इसका अर्थ पूरी तरह से अलग था, क्योंकि विहान की अपनी बात पूरी करने की अनिच्छा उसे घबराहट की कगार पर ले जा रही थी। अब उसका जीवन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि विहान आगे क्या कहता है। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम आज नहीं मरते तो तुम बाद में निश्चित रूप से मुझे अनावश्यक परेशानी में डालोगे। अपने आप को जीवित रखना दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। मैं अपने लिए भविष्य में कोई खतरा नहीं छोड़ना चाहता। तो विहान रुका, फिर ठंडी हंसी और बढ़ती बर्फीली आवाज में बोला, तो तुम्हें आज ही मरना होगा। ऐसा कहने के बाद विहान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। लिन डोन की उंगलियों पर उसकी पकड़ तब तक मजबूत होती गई जब तक कि एक तीखी आवाज नहीं हुई। लिन डोन का सिर एक तरफ मुड़ गया, उसकी आंखें मौत में खुली हुई थीं। वह लियू लाओवू को घूर रहा था। लियू लाओवू डर से कांप उठा। जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति उसे अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर भागने पर मजबूर कर रही थी। विहान ने सफेद शराब का एक कप उठाया, पहले एक घूंट लिया और कहा, लाओवू, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। बच्चे को दोष दे कि वह नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप आज के मामले के बारे में बात नहीं फैलाएंगे, अन्यथा आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे। मैं क्या करना है यह मुझे पता है। अच्छा चलो, थोड़ा पी लो। विहान ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और पे को लियू लाओवू के मुंह तक ले आया। इस समय लियू लाओवू उसे दी गई शराब पीने के मूड में कैसे हो सकता है? यह उसके साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं था। वह तो बुरी तरह डर गया था, उसे शराब पीने की इच्छा कैसे हो सकती है? चलो दारू पियो, थोड़ा मुस्कुराओ, ये उदास चेहरा क्यों है? विहान ने लियू लाओवू के तनावग्रस्त गाल को थपथपाया, उसे आराम करने का संकेत दिया। लेकिन जब लियू लाओवू को अचानक पकड़ लिया गया तो विहान ने तेजी से एक छोटी सी गोली पे में डाल दी, जो उसकी कुशल उंगलियों द्वारा डालते ही तुरंत भूल गई। इसे रफू करें। अब मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं? ये बहुत अच्छा है कि मैं रो नहीं रहा हूं। अब आप चाहते हैं कि मैं मुस्कुराऊं? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे हो? लियू लाओवू ने खुद को संभालने के लिए एक क्षण लिया और विहान द्वारा दिए गए पे को सावधानीपूर्वक स्वीकार किया, फिर उसे गटक लिया।
हे, ये वही लियू लाओवू है जिसके साथ मुझे सिपिन गांव में घूमना याद है, विहान ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। लियू लाओवू के कंधे को थपथपाया और लिन डोन की लाश की ओर इशारा किया। आप मेरे लिए इसका ख्याल रखेंगे, भाई? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। यह एक छोटी सी बात है, लियू लाओवू ने कहा। उसका घबराया हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। फिर विहान शोरगुल वाले बार में गायब हो गया। लियू लाओवू को घोर निराशा के भाव के साथ छोड़कर वह सोफे पर गिर पड़ा। 27 अध्याय 27 मुझे हुआ मत कहो। 27 अध्याय 27 मुझे हुआ मत कहो। जब विहान विला में लौटे तो लगभग 11:30 बजे थे, लेकिन अनुप्रीता के कमरे में रोशनी अभी भी चालू थी। क्या यह हो सकता है कि यह लड़की अंधेरे से डरती है? विहान ने शरारत से हंसी। चचेरे भाई, आज की घटना के लिए मुझे सचमुच दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि वह बदमाश कौन था। मैंने उसे आपकी कंपनी की सुरक्षा वर्दी पहने देखा था। और उसने तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनुप्रीता ने हल्के से चाय की चुस्की ली। वह हुआ बुकी की अभी तक परिपक्व नहीं हुई छाती गुस्से से फूल गई, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे विहान, उस शापित बदमाश ने उसका पहला चुंबन चुरा लिया था। अनुप्रीता के प्रश्न ने उसे इतना शर्मिंदा कर दिया कि वह समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। आखिरकार यह उसका पहला चुंबन था। अगर वह अनुप्रीता को बताती कि एक सुरक्षा चाचा ने उसका पहला चुंबन छीन लिया था, तो यह बहुत हास्यास्पद होगा। हुआ बुकी को अपने होंठ सिकोड़े और बोलने में असमर्थ देखकर अनुप्रीता खुद को हंसने से नहीं रोक सका। खैर, यह तो एक वरदान है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। आज रात जल्दी आराम करने की कोशिश करो। अच्छा बनो। अनुप्रीता के लिए अपनी चचेरी बहन के साथ व्यवहार करना वास्तव में एक चुनौती थी। हुआ बुकी बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। उसे प्यारे और शरारती व्यवहार करना पसंद था, मानो वह बच्चा कभी बड़ा ही न हुआ हो। उसकी वापसी से उसके बच्चों जैसे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे अनुप्रीता के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। बिल्कुल नहीं। चचेरे भाई, तुम्हें उस बदमाश को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, अन्यथा मैं। वरना तुम क्या करोगे? अनुप्रीता खुश भी था और नाराज भी। हुआ बुकी ने मुंह बनाया, फिर जल्द ही चुप हो गई, क्योंकि उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि विहान ने उसे चूमा था। ठीक है, सो जाओ और हम कल धीरे धीरे इससे निपट लेंगे, ठीक है? अनुप्रीता ने पड़ोस की बड़ी बहन की तरह फुसलाया। मैं सोऊंगा नहीं। हुआ आज रात तुम्हारे साथ सोने जा रहा है, चचेरे भाई। इतनी बड़ी घटना के बाद मैं बेचैन हो गया हूं। ऐसा लग रहा है कि कल होने वाला हस्ताक्षर समारोह बेकार जाएगा। युवा लड़की के नाजुक चेहरे पर दुख की झलक थी। इस बीच दरवाजे के बाहर विहान इतनी जोर से हंस रहा था कि उसका पूरा शरीर हिल गया। वह अब बड़ी हो गई है और अभी भी हुआ है। विहान को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि अंदर अवांछित अतिथि कौन था। वह आलस्य से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। धप धप धप। विहान ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी और फिर सीधे अंदर जाने के लिए उसे खोल दिया। हिस। एक पल में हुआ बुकी और विहान दोनों आश्चर्य से हौंफने लगे। जब विहान ने हुआ बुकी को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन उसके वर्षों के अनुभव ने इस क्षणिक भावना को कुछ ही क्षणों में गायब कर दिया। हुआ बुकी पूरी तरह से हैरान थी, ये सोचकर कि विहान जानबूझकर उसे ढूंढने आया है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वापस क्यों आए? अनुप्रीता का चेहरा तेजी से बदल गया। वह विहान को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। और हुआ बुकी क्रोध से अभिभूत होकर बोल भी नहीं पा रही थी, केवल विहान की ओर इशारा कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या मैं वापस नहीं आ सकता? विहान ने शांति से उत्तर दिया। हुआ बुकी के वहां होने पर भी उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। तुम बदमाश! तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने चचेरे भाई के घर पर था? हुआ बुकी ने लड़ने के लिए तैयार मुद्रा में अपने हाथों को कमर पर रखकर घूरा। सौभाग्य से अनुप्रीता ने शांत रहते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया तथा कोई भी जल्दबाजी करने से रोक दिया। मुझे इसका आपसे क्या संबंध है? मुझे तुम्हारा कुछ भी देना नहीं है। आप क्या तुम फिर से ऐसा कहने की हिम्मत करोगे? हुआ बुकी की मुट्ठियां और कस गईं, उसका प्यारा चेहरा लाल और पीला पड़ गया। आज दिन के उजाले में विहान ने उसका पहला चुंबन छीन लिया था और वह अभी भी इसके बारे में शिकायत कर रही थी।
लेकिन वह अपना गुस्सा नहीं निकाल सकी क्योंकि वह ये नहीं बताना चाहती थी कि विहान ने उसे चूमा था। हाँ सुनो छोटी बहन, तुम जिस तरह से बात करती हो, अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता, खासकर जब वह मेरी पुरानी है। अपना मुंह बंद करें। अनुप्रीता ने विहान को गुस्से से घूरा और तुरंत ही बीच में ही रोक दिया कि वह आगे क्या कहने वाला था। हाँ हाँ, यह मेरे चचेरे भाई का घर है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, और आप मुझे रोकने वाले कौन हैं? आपको यहाँ रहने का अधिकार किसने दिया? और आप सुरक्षा वर्दी पहने हुए एक मामूली गार्ड लग रहे हैं। यदि कोई गार्ड घर के मालिक के कमरे में घुसने की हिम्मत करता है तो क्या आपको पता है कि आप क्या अपराध कर रहे हैं? क्रोध से भरे चेहरे के साथ हुआ बुकी जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज अत्यंत लड़कियों जैसी थी और उसने अपनी बाहें छाती पर रख ली। यदि अनुप्रीता वहां नहीं होती तो वह संभवतः एक ही पल में उस पर टूट पड़ती। आखिरकार उसने थोड़ा बहुत ताइक्वांडो तो सीखा ही था। बिल्कुल भी दोषी नहीं। विहान एक सहज भाव से हॉल में सोफे पर बैठ गए, एक कप बेहतरीन हेनेसी उठाया और एक बड़ा घूंट लिया जैसे कि पानी पी रहे हों। उसे देखकर हुआ बुकी को परेशानी महसूस हुई। ये शुद्ध आयातित शराब थी जो वह विदेश से लाई थी। यह आदमी तो इसे ऐसे पी रहा था जैसे यह पानी हो। वह इतनी क्रोधित थी कि लगभग बोल ही नहीं पा रही थी, अविश्वास से देख रही थी। एक सुरक्षा गार्ड इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है कि वह घर के मालिक के घर पर इतनी स्वतंत्रता से खाए पिए? इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात थी उसका बेशर्म व्यवहार। वह चाचा जैसा दिखता था और उसने उस दिन बहुत ही घटिया तरीके से उसका पहला चुंबन भी चुरा लिया था। हुआ बुकी जितना अधिक इसके बारे में सोचती वह उतनी ही अधिक क्रोधित और उत्तेजित होती जाती। इस बीच अनुप्रीता विहान की हर हरकत को ठंडे दिमाग से देख रही थी, लेकिन वह असहाय दिखाई दे रही थी। ये कैसा न्याय था? एक बदमाश उसके घर में घुस आया था और घर के मालिक के चचेरे भाई के रूप में क्या उसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? क्या उसे पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? चचेरी बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और इस बेशर्म आदमी के बीच क्या रिश्ता है? तुम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई और रिश्ता हो? जब हुआ बुकी ने ये शब्द कहे तो वह अपने आक्रोश में लगभग लापरवाही से बोल रही थी, लेकिन अनुप्रीता के कानों में ये शब्द बेहद कठोर लग रहे थे। उन्हें डर था कि हुआ बुकी कुछ अनुमान लगा सकती है। उसे ये भी डर था कि बदमाश विहान अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा। हकलाते हुए और अस्वाभाविक भाव से उसने कहा, कौन? उससे किसका कोई रिश्ता है? मैं इस बेवकूफ को बिल्कुल नहीं जानता। अरे अरे बॉस, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आखिरकार हमारा एक निश्चित रिश्ता तो है। क्या मुझे सीधे ही यह बात कह देनी चाहिए और आपको परेशानी से बचा लेना चाहिए? चुप रहो। अनुप्रीता का चेहरा लाल हो गया। उसमें एक लड़कियों जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा था जो कंपनी में उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग था। हालांकि हुआ बुकी गुस्से में थी, लेकिन उसकी तीखी काली आंखें चतुराई से घूम गईं। उसकी सहज प्रवृत्ति यह बता रही थी कि उसके चचेरे भाई का इस बदमाश के साथ किसी तरह का रिश्ता था। मनोरंजन उद्योग में कुछ हद तक प्रसिद्ध होने के कारण हुआ बुकी की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। वह पूरी तरह से भूल गई कि विहान ने उस दिन पहले उसका कैसे फायदा उठाया था। रहस्यमयी नजर से झुकते हुए उसने विहान से पूछा, तो अंकल, चूंकि आप यहाँ आजादी से आ सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेरे चचेरे भाई के साथ कुछ रिश्ता है, लेकिन वास्तव में वह क्या है? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ? हुआ विहान हंसे। आप मुझे हुआ मत कहो। तुम्हें मुझे उस नाम से पुकारने की अनुमति नहीं है। विहान ने हुआ बुकी को लगातार ताना मारा, जिससे उसकी जिज्ञासा तुरंत खत्म हो गई। अपने होठों को फुलाते हुए वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी भी समय विहान से लड़ना शुरू कर सकती है। तुम बेवकूफ! मैंने आज दोपहर का हिसाब भी नहीं चुकाया है और तुम मुझे मेरे उपनाम से बुलाने की हिम्मत कर रहे हो। हरामी! बस तुम इंतजार करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा हो। हम्फ! लड़की जैसी हुआ बुकी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। हे, दरअसल मैं उसकी हूं। अंगरक्षक? क्या? बिल्कुल नहीं। एक अंगरक्षक? हाँ, नया अंगरक्षक जिसे मैंने अभी अभी काम पर रखा है। अनुप्रीता ने आंखें सिकोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। उसे? चचेरा भाई? सचमुच? क्या चाचा स्तर का आदमी भी अंगरक्षक हो सकता है? हुआ बुकी को अपनी चचेरी बहन की पसंद पर विश्वास करना और उस पर सवाल उठाना मुश्किल लगा।
ये काफी निम्न स्तर का लग रहा था। विहान क्षण भर के लिए अवाक रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह सचमुच कहना चाहते थे कि मैं उनका पति हूँ, लेकिन कौन जानता था कि अनुप्रीता तुरंत जवाब दे देंगे। स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को उनके पुराने गंदे कपड़े पता चले। अनुप्रीता की आंखों में जानलेवा नजर देखकर मानो कह रही हो, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। विहान ने तुरंत अपना आपा खो दिया। आखिरकार वह उसके खर्च पर खा रहा था और रह रहा था। उसे कुछ हद तक ईमानदार होना चाहिए, है ना? 28 अध्याय 28 आप क्या कर रहे हैं? 28 अध्याय 28 आप क्या कर रहे हैं? चचेरे भाई, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या उसकी उम्र का आदमी बॉडीगार्ड बन सकता है? यहां तक कि एक सामान्य व्यक्ति भी उससे बेहतर होगा। हुआ बुकी ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था, मानो यह आज तक का सबसे मजेदार मजाक था जो उसने सुना था। चाचा, चलो हुआ हुआ मेरे बारे में क्या एक चाचा की तरह दिखता है? मैं बहुत युवा हूं, हाँ, जिफेग ने कहा। झटका देना। तुम बेशर्म बेवकूफ हो। आज तुमने जो किया उसके आधार पर तुम निश्चित रूप से एक घटिया चाचा हो। मुझसे बड़ा कोई भी व्यक्ति चाचा है, मैं तुम्हें बता दूं, बेवकूफ। और मुझे मेरा उपनाम हुआ हुआ कहना बंद करो, वरना मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दूंगी। स्पष्ट रूप से विहान हुआ बुकी को क्रोधित करने में कामयाब हो गई थी, जो इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती वॉलीबॉल जितनी छोटी हिंसक रूप से हिलने लगी। उसके दांत भींच गए। वह चाहती थी कि वह झपट कर विहान को बुरी तरह काट ले। हुआ क्या तुम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो? इस समय अनुप्रीता भी इन दो विदूषकों से उलझन में था। क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसकी कुरूपता और अपनी सुंदरता और आकर्षण के साथ उसे कैसे जान सकती हूँ? हुआ बुकी घबरा गई। क्या तुम दोनों सचमुच एक दूसरे को नहीं जानते? अनुप्रीता और अधिक हैरान हो गई, क्योंकि उसके जैसी उच्च सामाजिक स्थिति और ताकत वाली महिला इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हे मेरे जैसे चाचा इतनी सुंदर महिला को कैसे जान सकते हैं? विहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। फिर भी हुआ बुकी को ये शब्द बहुत सहज लगे। बचपन से ही फूलों और तालियों से घिरी रहने के कारण वह अपनी चेतना की आदी हो चुकी थी, और यदि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस करता तो ये बहुत भयानक आपदा होती। हम कम से कम आप मानवीय भाषा बोलते हैं, इससे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। हुआ बुकी ने अपना सिर ऊंचा किया। उसके दिल में बहुत गर्व था, क्योंकि वह दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिसकी प्रसिद्धि अनगिनत घरों तक फैली हुई थी। हालांकि विहान की अगली पंक्ति ने उसे लगभग पागल कर दिया। सुंदर तो सुंदर है, लेकिन आपके पास उसकी परिपक्वता नहीं है। विहान ने अनुप्रीता की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने हाथों से कुछ खास वक्रों की नकल करने के लिए इशारा किया था। अगले ही पल हुआ बुकी ने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी को उठाने और विहान के घृणित चेहरे पर उसे मारने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। और अनुप्रीता का चेहरा पहले सफेद फिर लाल हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह परिपक्व नहीं हूं? क्या तुमने मेरा शरीर देखा है? क्या आप मेरे शरीर के अनुपात को जानते हैं? हे, आप सचमुच सादृश्य बनाना जानते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे सभी अनुमान सही थे। तुम तो बिल्कुल जानवर हो। मैंने सोचा था कि आप कुछ अच्छा कहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घृणित शब्द बोलेंगे। अगर दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि आपने मेरा पूरा शरीर देख लिया है? अन्यथा आप कैसे जान पाएंगे कि मैं परिपक्व हूं? अनुप्रीता भारी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह लगभग मौके पर ही फटने वाली थी। और इस समय हुआ बुकी का रंग रूप अनुप्रीता से ज्यादा अच्छा नहीं था। वह मन ही मन विहान को एक बड़ा खलनायक कहकर कोस रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई से कम परिपक्व हूं? क्या आपने मेरे चचेरे भाई का शरीर देखा है और उसकी तुलना मेरे शरीर से की है? आप मेरा शरीर देखे बिना बकवास कैसे कर सकते हैं? तो क्या हुआ अगर मेरी छाती मेरे चचेरे भाई जितनी बड़ी नहीं है? क्या आपको ऐसा ही कहना होगा? हुआ बुकी ने अपना सिर नीचे किया, पहले अपनी छोटी सी छाती पर नजर डाली, फिर अनुप्रीता की छाती को देखा, दोनों की तुलना की, और यह सोचकर पूरी तरह निराश हो गई कि उसकी चचेरी बहन की छाती कितनी बड़ी थी। कुछ गलत बोला? दोनों महिलाओं की बेहद गुस्से भरी निगाहों को देखकर विहान ने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए और फिर निर्णायक रूप से सोफे की ओर चल पड़े। लगता है मुझे फिर से सोफे पर रात बितानी पड़ेगी। चचेरा भाई,
दूसरी ओर हुआ बुकी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अनुप्रीता के सामने छेड़खानी करने लगा। ये देखकर अनुप्रीता ने कहा, क्या तुम बाहर जाकर रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ सकते? पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कितना? विहान की आंखें चमक उठीं। एक भी बाल नहीं। हुआ बुकी ने सबसे पहले जवाब देने की जल्दी की। ठीक है, तो मैं अंदर जा रहा हूं। ये बहुत आरामदायक है। आपका सोफा बिस्तर से भी ज्यादा मुलायम है, ये सचमुच बहुत अच्छा है। चचेरे भाई, उसे देखो। इस बिंदु पर अनुप्रीता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार वह आदमी वही घटिया पति था जिसे उसके पिता लाए थे। अगर उसने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो कौन जाने वह किस तरह की चौंकाने वाली चीजें कर बैठे। विहान, मैं आपको बता दूं, आपके लिए मेरे घर पर रहना ठीक है, लेकिन आपको व्यवहार में अच्छा होना होगा। इसके अलावा मेरा घर कोई सस्ता मोटल नहीं है, आपको हर महीने किराया देना होगा। क्या किराया भुगतान करें? विहान लगभग सोफे से लुढ़क गए और अविश्वास से पूछा, क्या एक बॉडीगार्ड को भी किराया देना पड़ता है? जब उन्होंने बॉडीगार्ड शब्द का उल्लेख किया तो विहान ने जानबूझकर हुआ बुकी के सामने इस पर जोर दिया, जैसे कि कुछ कहना चाह रहे हो। तुम निर्दयी हो। अनुप्रीता ने एक शब्द भी नहीं कहा और हुआ बुकी को उसके छोटे से हाथ से खींचकर सीधे उसके कमरे में चली गई। विहान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। चचेरा भाई, आप इस बदमाश को अपने घर में कैसे रहने दे सकते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह एक बुरा व्यक्ति है? कमरे के अंदर हुआ बुकी ने अनुप्रीता से बड़े ही प्यार भरे अंदाज में विनती की। उसका इरादा स्पष्ट था, वह चाहती थी कि अनुप्रीता उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकाल दे। लेकिन अनुप्रीता केवल मन ही मन मुस्कुरा सकती थी। वह ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? ठीक है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, वरना कल का तुम्हारा हस्ताक्षर कार्यक्रम बेकार चला जाएगा। अनुप्रीता के पास उसे सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अनुप्रीता ने जितना अधिक उसे शांत करने की कोशिश की, युवा लड़की उतनी ही अधिक असहज महसूस करने लगी। अनुप्रीता की विशाल और राजसी छाती को अपने सामने झूलते हुए देखकर युवा लड़की ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो वह कोई छोटा भेड़िया हो। फिर अपनी सपाट छाती को देखते हुए उस युवा लड़की के चेहरे पर अजीब सी चिंता उभर आई। वह अपने लिए बहुत चिंतित थी। अगली सुबह दोनों महिलाएं जम्हाई लेती हुई और बिखरे बालों के साथ अपने कमरों से बाहर आईं। जल्दी से नहा धोकर। इतनी अच्छी खुशबू क्या है? हुआ बुकी, जिसकी सूंघने की शक्ति असाधारण रूप से तीव्र थी, रात भर की शरारत के बाद अब बहुत भूखी थी। जैसे ही उसे सुगंध की हल्की सी भी भनक लगी, वह भूखे भेड़िए की तरह लिविंग रूम की ओर झपटी। तत्काल नूडल्स। हुआ बुकी की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। यह आदमी सुबह उठते ही सबसे पहले इंस्टेंट नूडल्स खाता है। कितना बेस्वाद। ऐसा नहीं है कि उसके चचेरे भाई के घर में रसोईया नहीं है, कोई भी व्यंजन इंस्टेंट नूडल्स से बेहतर होगा। हुआ बुकी ने मेज पर रखे इंस्टेंट नूडल्स पर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। गुरगल। लेकिन उसी समय उसके छोटे से पेट ने जोर से गुर्राहट करके उसे धोखा दे दिया। इंस्टेंट नूडल्स में प्रयुक्त सामग्री बहुत ही आकर्षक थी और उसने बुकी की स्वाद कलिकाओं को तुरंत लुभा लिया। मैं निश्चित रूप से यह खाना नहीं चाहता। ये गंदा और बदबूदार है। हुआ बुकी ने आक्रोश से शिकायत की। लेकिन नूडल्स की मादक खुशबू से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, इस बेवकूफ ने मेरा फायदा उठाया है ना? क्या मुझे कुछ वापस नहीं मिलना चाहिए? वह अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए शायद मैं ये सब खा लूं और फिर उसे पूरी तरह से तबाह होते हुए देखूं। हुआ बुकी की आंखें शरारत से घूम गईं। गर्व और गरिमा से प्रेरित तथापि अपनी लालसाओं से अभिभूत उसे अंततः अपने लिए एक बहाना ढूंढना पड़ा। 29 अध्याय 29 भोजन चुराने वाला छोटा चूहा 29 अध्याय 29 भोजन चुराने वाला छोटा चूहा। वैसे भी विहान अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं पहले खाऊंगा और बाद में बात करूंगा। हुआ बुकी ने चुपके से इधर उधर देखा, फिर इंस्टेंट नूडल्स उठाया और लालच से उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे में कुछ भी नहीं बचा। टिल्डर बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंस्टेंट नूडल्स इतने स्वादिष्ट होंगे। युवा लड़की ने अपने होंठ पोंछे, उसके चेहरे पर स्वाद था। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखे वैनिला आइसक्रीम पर पड़ी।
सूर्य की किरणों से प्रकाशित आइसक्रीम की चमक और रंग असाधारण रूप से उज्ज्वल थे, जिससे युवा लड़की की आंखें तुरंत चमक उठीं। इस तरह की आइसक्रीम विशेष रूप से युवा लड़कियों के लिए बिल्कुल घातक है। मूलतः हुआक्सिया में और यहां तक कि विश्व भर में लगभग 80% युवा लड़कियों को इस प्रकार का भोजन पसंद है, जिसका विरोध करना कठिन है। वाह, कितनी सुंदर आइसक्रीम है! आइसक्रीम नीले क्रिस्टल से ढकी हुई थी, जिसके ऊपर चटक व्हीप क्रीम थी। हुआ बुकी एक बच्चे की तरह उछली और खुद को आइसक्रीम के बगल में फेंक दिया। फिर एक चोर की तरह दोषी दिखते हुए उसने चारों ओर देखा और ये देखकर कि विहान हॉल में नहीं था, उसने एक पल में आइसक्रीम खा ली। मम्मा टिल्डर टिल्डर, बहुत स्वादिष्ट। युवा लड़की ने अपनी पानी भरी अर्धचंद्राकार आंखें सिकोड़ लीं। कुछ ही समय में उस युवा लड़की ने आइसक्रीम पूरी तरह से खा ली, यहां तक कि जाने से पहले उसने कप में बहुत सारा पानी भी भर लिया। हम्फ, वह शापित जानवर जैसा घटिया चाचा, तुम्हें मेरा फायदा उठाना पसंद है ना? खैर, देखना कि मैं भविष्य में तुम्हें वापस ला पाता हूं या नहीं। युवा लड़की की आंखें उत्साहित विजय से चमक उठीं। जब तक विहान वहां पहुंचे तब तक सुबह उन्होंने जो इंस्टेंट नूडल्स और वेनिला आइसक्रीम बनाई थी, उसका कोई नामोनिशान नहीं था। इस समय हुआ बुकी अनुप्रीता के पीछे से निकल रहा था, एक आगे और एक पीछे उछलते हुए बाहर निकल रहा था। विहान को पूरी तरह से व्यथित देखकर हुआ बुकी अंदर ही अंदर रोमांचित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि अनुप्रीता ने अपने चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव के बिना अपना ठंडा व्यवहार बनाए रखा। आखिरकार एक शक्तिशाली व्यवसाय और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के रूप में उसकी भावनाएं ऐसी नहीं थीं जिनकी तुलना आम लोग कर सकें, और इसके अलावा वह हुआ बुकी की हरकतों से अनजान थी। मैंने कहा, बॉस, अगर आप इंस्टेंट नूडल्स या आइसक्रीम खाना चाहते थे तो आप मुझे बता सकते थे और मैं और बना देता। लेकिन तुम चुपके से मेरा सारा नाश्ता नहीं खा सकते। विहान ने एक पूरी तरह से खाली कटोरा उठाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम बीमार हो? अनुप्रीता ने अहंकार से अपनी उंगलियां अपने काले चमकदार बालों में फिराईं, फिर विहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और हॉल में चली गई। इस बीच हुआ बुकी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। विहान की आंखों में निराशा भरी नजर देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वह विहान के पास से गुजरी, वह हंसी और बोली, मेरे चचेरे भाई ने पूछा कि क्या आप बीमार हैं या आप ठीक से नहीं उठे? खी। युवा लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, उसका शरीर फूलों की टहनी की तरह हिल रहा था। विहान को एक कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं देकर छोड़ दिया। हुआ ने नाश्ता कर लिया। मैं आ रहा हूं। युवा लड़की अपने कूल्हों को हिलाती हुई खरगोश की तरह उछलने लगी। हुआ, आज तुम अच्छे मूड में हो, है ना? खाने की मेज पर अनुप्रीता के चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जिससे एक परिपक्व महिला की आभा निकल रही थी, सुंदर और सुरुचिपूर्ण, विशेष रूप से जिस तरह से वह चाकू और कांटे के साथ अपना स्टेक खा रही थी, शाही गरिमा में और उसकी स्थिति के अनुरूप। खाने की मेज पर हुआ बुकी अभी भी मुस्कुराहट को दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चचेरी बहन, ये कुछ भी नहीं है, मैं तो विशेष रूप से खुश हो जाती हूँ, विशेष रूप से प्रसन्न हो जाती हूँ जब मैं किसी को नुकसान पाते हुए देखती हूँ, उसने कहा। उसका छोटा सा सिर नीचे झुका हुआ था और वह दूध पी रही थी। बिना किसी शिष्टाचार के विहान खाने की मेज पर गया और एक स्टेक उठाया तथा बड़े बड़े दांतों से उसे काटने लगा। वह एक भूखे भूत के पुनर्जन्म जैसा लग रहा था, जिससे अनुप्रीता की सुंदर भौहें बार बार सिकुड़ जाती थीं। लिफ्ट में हुई घटना को याद करते हुए उसे वह घृणित लगा और उसे खाते हुए देखकर उसकी यह भावना और भी तीव्र हो गई। एक गहरी सांस लेकर विहान ने अपना किरदार निभाया। तुरंत ही हुआ बुकी उत्साहित हो गया। क्या हुआ अंकल, इतनी सुबह सुबह आहें भर रही हो? उसने पूछा। हुआ बुकी को ठीक से पता था कि क्या हो रहा है और उसने जानबूझकर विहान के दुखते स्थान पर चोट की। ये कुछ भी नहीं है, बस आज सुबह मैंने नूडल्स का एक बर्तन और एक कप वेनिला आइस डिलॉयट बनाया था, लेकिन किसी छोटे चूहे ने उन्हें छीन लिया। मेरा दिल दुख रहा है। विहान की आवाज में दर्द सुनकर हुआ बुकी हंसना चाहती थी, लेकिन खुद को रोककर उसने अपने होठों को भींचा और मासूमियत से कहा, अगर कोई चूहा तुम्हारा खाना खा ले तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। विहान ने बेपरवाही से कहा, आज सुबह नूडल्स के लिए पानी ढूंढने में बहुत समय लग गया, इसलिए मुझे बाथरूम के हीटर से गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ा।
तुरंत ही लड़की की आंखें घंटों की तरह चौड़ी हो गईं और उसने कठिन निगल लिया। उसके पेट में मतली की लहर महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि आज सुबह उसने जो नूडल्स खाए थे वे उसके नहाने के पानी से बने थे? कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए हुआ बुकी ने जल्दी से पूछा, आपके वैनिला आइस डिलॉयट के बारे में क्या ख्याल है? तुमने इसे किस चीज से बनाया है? उसे अंदेशा था कि विहान का वैनिला आइस डिलॉयट नूडल्स से ज्यादा बेहतर नहीं होगा। हे मुझे उस वैनिला आइस डिलॉयट के लिए कोई क्रीम नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने क्रीम से भरे बिस्कुट का एक पैकेट ढूंढा, उन सभी को खा लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके क्रीम को खुरचकर अलग कर दिया। और वैनिला आइस डिलॉयट के लिए मुझे वैनिला नहीं मिल सका, इसलिए मैंने उसकी जगह टूथपेस्ट निचोड़ा और सब कुछ एक साथ मिला दिया। न केवल रंग उज्ज्वल था, बल्कि स्वाद भी बुरा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं प्रयोग करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चूहे में इतना साहस था कि वह सब कुछ खा जाएगा। हे। जैसे ही विहान ने अपनी बात जारी रखी, हुआ बुकी ने लगभग अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। उसकी आंखों में उल्टी के लक्षण दिखाई देने लगे और यह आश्चर्य की बात नहीं होती अगर उसने मौके पर ही उल्टी कर दी होती। उसकी भावनाएं बेतहाशा हिल रही थीं, उसकी छोटी सी नाजुक छाती हिंसक रूप से हिलने लगी। स्पष्ट रूप से वह क्रोध से कांप रही थी। अनुप्रीता ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अभी इसका पता नहीं लगा सका। इसलिए उसने अपना सिर नीचे रखा और चुपचाप अपना स्टेक खाया, जबकि उसके दिल में वह अनगिनत बार्लिन जिफेन को कोस रही थी। हे बस सोच रहा था कि क्या उस बड़े बूढ़े चूहे ने कोई असामान्य स्वाद देखा है। क्या कुछ अजीब सा स्वाद था? हो, विहान ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लगातार हंसते हुए उसने जानबूझकर अपना सिर हुआ बुकी की ओर झुकाया। उनके शब्दों ने हुआ बुकी में मतली की भावना को और अधिक तीव्र कर दिया, इस हद तक कि जब उसने इसे खाया तो उसे वास्तव में एक अजीब स्वाद महसूस होने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया और वह अशांत दिखने लगी। अंततः वह अपनी कल्पना को रोक नहीं सकी, जो वर्तमान से बहुत आगे तक चली गई, और उल्टी पैदा करने वाले पदार्थों के विचार ने उसे लगभग पागल कर दिया। वह जल्दी से बाथरूम की ओर भागी। हे। हालांकि विहान ने हंसते हुए ऐसा अभिनय किया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अनुप्रीता की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अभी जो तुमने कहा वह सच नहीं था, है ना? हालांकि उसे अपने सामने वाले लड़के से चिढ़ हो रही थी, लेकिन उसके लिए इतना घिनौना काम करना असंभव लग रहा था। निश्चित रूप से यदि हुआ नामक युवती ने भी उन्हें नाराज किया होता, तो भी वे उससे निपटने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा नहीं लेते, है ना? 30 अध्याय 30 मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलना चाहता हूँ। 30 अध्याय 30 मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से विहान अभी गंभीर था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ कहा था वह सच था। हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे चचेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करूंगा? इसके अलावा तुम्हारा चचेरा भाई मेरा भी चचेरा भाई है। विहान हंसे। आप? अनुप्रीता को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पा रही है। मैं तुम्हें बता दूं, अब मुझे हनी मत कहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दो, अनुप्रीता ने विहान की ओर चाकू और कांटा तानते हुए कहा। ओह, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, ये सच है। विहान ने अपनी आंखें घुमाईं। लिन, यदि तुम फिर से कहोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात साफ साफ सुनिए। मैं पहले युवा था, हमारे माता पिता ने जो गड़बड़ की थी उसे सहना मेरा बोझ नहीं होना चाहिए, न ही इसे सहना मेरा कोई दायित्व है। सच कहूं तो हमारे बीच ये सब चलने वाला नहीं है। जब अनुप्रीता ये शब्द बोल रही थी, तो वह लगभग हमेशा अपने चाकू और कांटे को विहान की नाक की ओर तान रही थी। शायद गुस्से ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था, और वह अस्थायी रूप से अपनी महिला जैसी छवि को भूल गई थी। ये बढ़िया नहीं है, है ना? विहान ने अजीब सा चेहरा बनाया और आगे कहा, इसके अलावा मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं। जब तुम छोटी थीं, तो तुम हमेशा मेरी छोटी जेजे के साथ खेलने के लिए परेशान रहती थीं, और तुमने कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी। मुझे मत बताओ कि तुम ये सब भूल गए हो। बस चुप रहो। किसने तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी चीज के साथ खेलने के लिए परेशान किया? किसने कहा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी? स्पष्ट कर दीजिए, मैं तो उन बातों को पूरी तरह भूल ही चुका हूं, और फिर बच्चों की बातों को कौन गंभीरता से लेता है? मैं करता हूं। इस बात पर खुद ही विश्वास करो, बड़े सिर वाले भूत।
याद रखें, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और कृपया मुझसे उन 2 शब्दों का जिक्र कभी न करें। ठीक है। ये कहकर अनुप्रीता ने भौहें चढ़ाईं और अपना छोटा पर्स हाथ में लेकर कार्यालय की ओर चली गई। वह इस बेशर्म आदमी को बाद में कोई फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहती थी। अरे, इतने भरपूर नाश्ते के बाद क्या आप और नहीं खाएंगे? अनुप्रीता उससे कोई लेना देना नहीं चाहती थी और सीधे अपने छोटे पर्स के साथ गैराज की ओर चली गई। विहान खाने की मेज पर हक्का बक्का बैठा रह गया। तभी छोटी सी हुआ बुकी अपने हाथ से अपना मुंह आधा ढके हुए, उल्टी और गुस्से में विहान की ओर बढ़ी। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। तुम एक विकृत बेशर्म बूढ़े आदमी के घृणित जानवर हो। क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे थे? तुमने तो मुझे लगभग उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। लानत है तुम पर, मैं तुमसे आमने सामने लड़ने जा रहा हूं। मैं सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं। अचानक कमरे में तीखी चीख गूंज उठी। स्पष्टतः छोटी लड़की इतनी क्रोधित थी कि वह फटने ही वाली थी। अरे अरे, सुनो मिस, मैं पहले तो मजाक कर रहा था। इंस्टेंट नूडल्स वास्तव में सामान्य उबलते पानी से बनाए गए थे और वेनिला आइसक्रीम मुझे रसोई में नौकरानी द्वारा दी गई थी। बिल्कुल कोई जहर नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। कृपया कोई भी जल्दबाजी में काम न करें। आप कमीने, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे थे? हाँ, मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगा? तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? ये कहते हुए विहान की आंखें चतुराई से भरी हुई हुआ बुकी के कसकर बंद पैरों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। विहान के साथ एक दिन पहले जो हुआ था उसे याद करके छोटी लड़की का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अगर यह जानबूझकर नहीं किया गया था तो यह जानबूझकर किया गया था, है ना? जानवर, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। बोलने के बाद हुआ बुकी ने गुस्से से भरी कोमल आवाज में चिल्लाया और विहान पर बुरी तरह से झपटा। अरे, क्या तुम थोड़ा और अधिक महिला जैसा व्यवहार करने की कोशिश कर सकती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हारे पीछे तुम बड़े सुअर सिर। हाँ। छोटी लड़की अपनी छोटी मुठ्ठियां उठाए चीखती और हास्यास्पद ढंग से मुंह बनाती हुई विहान की ओर मुके मारने लगी। तभी अस्थिर कदमों वाली चप्पल पहने हुआ बुकी ने अचानक अपने नाइटगाउन पर कदम रखा और तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछल गई। विहान ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से उस कोमल युवा लड़की को हवा में उड़ते हुए देखा। यदि वह जोर से गिरती तो ये बहुत ही बेकार होता। बिना कुछ सोचे समझे विहान ने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर फिसल रहे थे और वह एक सुंदर और शानदार झटके के साथ आगे बढ़ा। अब तक लड़की की चीखें संभवतः पूरे विला को तहस नहस कर सकती थीं, लेकिन सौभाग्य से सभी को पता था कि अनुप्रीता का एक विचित्र चचेरा भाई था, अन्यथा उन्हें कुछ भयावह होने का संदेह होता। बैंग टिल्डा। विहान नीचे हुआ बुकी ऊपर, वह विहान के शरीर पर जोर से गिरी। विहान दर्द से कराह उठा, लेकिन छोटी लड़की ने जरा भी सहानुभूति या सांत्वना नहीं दिखाई। वह जल्दी से उसके ऊपर से उतर गई और अपनी छोटी मुट्ठियों को उसकी नाक की ओर घुमाते हुए बाईं और दाईं ओर मारने लगी। यद्यपि उसके मुंह के बहुत जोरदार नहीं थे, फिर भी वे मुंह के ही थे। मजाक की कोई बात नहीं। यदि उसे चोट लग जाती तो वह घातक नहीं होती, लेकिन उसकी आधी मौत हो जाती। नाक मानव शरीर के सबसे कमजोर अंगों में से एक है। तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, तुम खलनायक। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी मुट्ठियां लहराते हुए लड़की लगातार गालियां बकती रही। धत्तेरी की, तुम सच में मुझे मार रहे हो? विहान लगभग टुकड़ों में बिखर गया था। वह उसे अच्छे इरादे से पकड़ना चाहता था, फिर भी उसे यही धन्यवाद मिला। यीशु, यदि उसे पता होता तो वह उसे न देखने का नाटक करता। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। लड़की पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी। उसके गुलाबी गाल गुस्से से फूल गए थे और हालांकि उसके घूंसे हल्के थे, लेकिन उनमें ताकत थी जिससे विहान हर वार से सिहर उठता था। इस गति से यदि वह आगे बढ़ती रही तो न केवल उसकी हड्डियां टूट जाएंगी बल्कि खून भी बहेगा। देखो युवती, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हें मारने के लिए यहां मौजूद चाचा को दोष मत देना।
विहान उसे दूर धकेलना चाहता था, और अगर वह वास्तव में चाहता तो वह आसानी से ऐसा कर सकता था, यहाँ तक कि उसे हल्के से धक्का देकर दूर भी कर सकता था। लेकिन ऐसी अज्ञानी युवा लड़की के साथ ऐसा करना सम्मानजनक नहीं होगा। इसके अलावा वह अभी भी युवा थी, अगर वह कर सके तो उसे माफ कर देना चाहिए। हालांकि ठीक उसी समय वह लड़की अपने संघर्ष के बीच अचानक नीचे गिर पड़ी। अचानक विहान का सिर घूम रहा था, उसके दिमाग में संभावित परिणामों की कल्पना कौंध रही थी। अब वह सचमुच आग से खेल रहा था। विहान इतना परेशान था कि वह लगभग मर सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि लड़की पूरी तरह से अनजान लग रही थी, जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं था। क्या वह सचमुच अनजान थी या अनभिज्ञता का नाटक कर रही थी? वह ये निर्धारित करना कठिन था।